Inter students, welcome to this video. So in this video I'm going to cover a maximum question as much as possible which are frequently asked by the institute. So let's start. First question, discuss the provision of Companies Act 2013 as regard reporting of fraud by the company auditor. राइट तो ये क्वेश्चन हमें कभी पूछा गया था जून 2016 में पूछा गया है। जून 18 का क्वेश्चन है जो कि कितने मार्क्स का पूछा गया था, 6 मार्क्स का पूछा गया था। राइट तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर मतलब कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न में बताना है कि अगर कोई फ्रॉड होता है तो कंपनी ऑडिटर उसको किस तरह से बता सकता है। तो सबसे पहले अगर कंपनी में रिपोर्ट होता है मतलब फ्रॉड होता है तो ऑडिटर मतलब उसके पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट रीज़न होना चाहिए ताकि वो किसी को बिलीव दिला सके दैट ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड हैज़ बीन कमिटेड अगेंस्ट द कंपनी बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मतलब उसके पास इतना वो रीज़न होना चाहिए कि किसी को बिलीव दिला सके कि इस ऑफेंस में मतलब ऑफेंस हुआ है, उसमें क्या है, फ्रॉड हुआ है और किसने किया है, कंपनी के ऑफिसर ने किया है और कंपनी के एम्प्लॉय ने किया है। ये रिपोर्ट कितने दिनों के में सबमिट करना चाहिए, नेक्स्ट 60 दिन, मतलब जो जिस दिन उसको मालूम पड़ता है उस दिन से 60 डेज ऑफ हिज नॉलेज फ्रॉम आफ्टर द फॉलोइंग प्रोसीजर। मतलब 60 दिनों के अंदर ये जो दो प्रोविज़न नीचे दिए हुए हैं, दो प्रोविज़न, इन दोनों को लेके मतलब 60 डेज़ के अंदर किसको करेगा, ये गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्लाई मतलब वो बताएगा कि इसमें हुआ है। तो फर्स्ट इसमें क्या कंडीशन है, तो ऑडिटर शैल रिपोर्ट, सबसे पहले वो क्या करता है, जो भी फ्रॉड हुआ है मतलब जो एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहे हैं या जो आपके ऑफिसर फ्रॉड कर रहे हैं वो किसको बताने का, सबसे पहले ऑडिट बोर्ड और ऑडिट कमेटी को बताने का। देन ऑडिट कमेटी क्या करती है, उसका कम्स टू नॉलेज ऑफ द फ्रॉड और सीकिंग देयर रिप्लाई एंड ऑब्जर्वेशन विद इन कितने 45 डेज़ के अंदर क्या करती है और उस चीज़ का रिव्यू करती है, ऑब्जर्वेशन करती है और जो भी रिजल्ट आता है उससे उसके ऊपर वो क्या करती है, ऑडिटर को रिपोर्ट देती है। ऑन रिसीट ऑफ द सच रिप्लाई, मतलब जो भी रिप्लाई उससे मिलता है, अभी क्या होता है, ऑन रिसीट ऑफ सच रिप्लाई ऑफ ऑब्जर्वेशन द ऑडिटर शैल फॉरवर्ड हिज रिपोर्ट टू द से ऑफ द, मतलब किसको भेजता है, सेंट्रल बोर्ड और ऑडिट कमेटी अलॉन्ग विथ कमेंट। मतलब वो क्या करते हैं 45, मतलब उसमें क्या भेजेगा, अपना रिपोर्ट भी देगा जिसमें क्या, ऑन सच रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन द बोर्ड और कमेटी टू द, मतलब क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगी कितने, विद इन 15 डेज ऑफ सच रिप्लाई। अगर इन केस ऑफ द ऑडिटर, मतलब अगर वो ऑडिटर फेल्स टू गेट एनी रिप्लाई, मतलब जिसने अब ऑडिटर ने क्या किया, वो जो रिपोर्ट लिया था मतलब जिस उसने ऑडिट कमेटी को सबमिट किया था, उसने क्या किया, वो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट नहीं किया, तो क्या कर सकते हैं, ऑडिटर फेल्स टू गेट रिप्लाई और उसको रिप्लाई नहीं किया देन फ्रॉम द बोर्ड, मतलब वो रिप्लाई नहीं मिलता उसको ऑडिट कमेटी से विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड में 45 डेज़ के अंदर उसको नहीं मिलता है, देन ही शैल फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करता है, ठीक है। तो जिस दिन से उसको रिपोर्ट मिलता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को उसने मतलब बोर्ड और सेंट्रल और ऑडिट कमेटी को उसने रिपोर्ट दिया और वो दिन 45 डेज उसको रिपोर्ट का कुछ ऑब्जर्वेशन और नहीं मिलता है, तो क्या करेगा, डायरेक्ट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को करता है अलॉन्ग विथ नोटिस कंटेनिंग दैट द डिटेल्स ऑफ रिपोर्ट वाज अर्लियर फॉरवर्डेड टू बोर्ड। मतलब उसने पहले रिपोर्ट किसको दिया था, बोर्ड को दिया था और ऑडिट कमेटी को ट्रांसफर किया था, फेल टू रिसीव एनी रिप्लाई, मतलब उन लोगों ने कुछ उसका रिप्लाई किया ही नहीं, ऑडिट कमेटी ने और बोर्ड ने से कुछ रिप्लाई नहीं किया विद इन स्टेपुलेटेड टाइम। मतलब 45 दिनों के अंदर इसने उसको भेजा और जो रिमेनिंग 15 डेज था इसमें उसको मिला नहीं, तो इसने क्या किया, इसने डायरेक्ट किसको भेज दिया, ऑडिट का मतलब सेंट्रल बोर्ड को भेज देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देता है। राइट, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला इन लोगों ने, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है द ऑडिट द रिपोर्ट शैल बी सेंड टू द सेक्रेटरी, और मिनिस्ट्री और कॉर्पोरेट अफेयर्स को भेजते हैं, सील्ड एंड कवर्ड बाय रजिस्टर्ड पोर्ट्स। मतलब जो क्या होता है, एक सील्ड होना चाहिए, कवर एंड रजिस्टर्ड पोर्ट्स में होना चाहिए, जिसका एक्नॉलेज ड्यू टू स्पीड, बाई किससे भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट और ईमेल कंफर्मेशन ऑफ द सेम। द रिपोर्ट शैल बी ऑन द रिपोर्ट शैल बी ऑन द लेटर हेड ऑफ द ऑडिटर कंटेनिंग, उसमें क्या क्या होना चाहिए, पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए किसका, ऑडिटर का, उसका साइन भी होना चाहिए और सील, उसका मेंबरशिप नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, उसका मेंबरशिप नंबर उधर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है द रिपोर्ट शैल बी इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट स्पेसिफाइड इन द फॉर्मेट, मतलब जो भी फॉर्मेट उसको फॉलो करना है, स्टेटमेंट फॉर्म रहेगा वो कौन सा रहेगा, उसका एडिटी 4 में उसको वो रिपोर्ट को फॉर्म को
स्पेसिफाइड फॉर्म है कौन सा, एडिटिव 4 में इसको भेजना है। फिर द प्रोविजन ऑफ दिस रूल शैल बी मुटेटिस मुटेंडिस, मतलब एक चेंजेस कर सकते हैं टू अ कॉस्ट ऑडिटर एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी। तो ये था हमारा क्या था, अगर कुछ फ्रॉड मालूम पड़ता है तो कंपनी ऑडिटर की ड्यूटीज़ क्या है। तो सबसे पहले जिस दिन उसको फ्रॉड मालूम पड़ा उस दिन से उसके पास इतना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ताकि वो किसी को बिलीव दिला सके कि हाँ इस कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, और कौन फ्रॉड कर रहा है, या तो उस कंपनी के ऑफिसर कर रहे हैं या उस कंपनी के एम्प्लॉय कर रहे हैं, राइट। और वो ये चीज़ किसको बताएगा, वो सेंट्रल नहीं, ऑडिट बोर्ड को बताए, ऑडिट कमेटी को बताएगा और बोर्ड को बताएगा। विद इन 45 डेज उसको रिप्लाई चाहिए बोर्ड से, और बोर्ड क्या करनी चाहिए, वो रिपोर्ट को लेके कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करनी चाहिए, और उसका रिप्लाई किसको देना चाहिए, ऑडिटर को। अगर ऑडिट कमेटी और ऑडिटर को रिप्लाई नहीं करती है तो फिर क्या करेगा, ऑडिटर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगा और ये बताएगा कि ऑडिट कमेटी उन्हें उसको रिप्लाई नहीं किया विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, जो कि था 45 डेज, तो 15 डेज में उसको गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। फिर यही रिपोर्ट क्या करेगा, सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को मतलब भेजेगा, कैसा वो सील होना चाहिए, और बाई पोस्ट भेज सकता है, और ईमेल एड्रेस कंफर्म मतलब ईमेल एड्रेस के थ्रू भेज सकता है। अगर पोस्ट के थ्रू भेजता है तो रिपोर्ट शैल बी लेटर हेड ऑफ द ऑडिटर कंटेनिंग, उसमें लेटर हेड में क्या होना चाहिए, पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, साइन बाय द ऑडिटर होना चाहिए, सील होना चाहिए, और उस पर उसका मेंबरशिप नंबर होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिपोर्ट किस फॉर्म में सबमिट करना चाहिए, फॉर्म एडिटी 4 में, ठीक है। ये होने के बाद मतलब जो प्रोविज़न बनता है इसके अकॉर्डिंगली, उसमें मुटेटिस मुटेंडिस होता है, किसके लिए, कॉस्ट ऑडिटर के लिए और सेक्रेटरी ऑडिटर के लिए। मतलब जब एज एंड वेन नेसेसरी कोई चेंजेस करना है तो किसके लिए एलिजिबल है, कॉस्ट ऑडिटर और सेक्रेटरी ऑडिटर एलिजिबल है इसके लिए। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस सीक्वेंस में हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते रहेंगे। सो इस प्लेलिस्ट को आप अपने में सेव करके रखो यूट्यूब पे। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।